नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में इकाई क्रमांक 4 वाक्य विज्ञान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने वाक्य विज्ञान क्या है, वाक्य की परिभाषाएं और वाक्य की आवश्यकता, ये मुद्दा हमारा चल रहा था। वाक्य की आवश्यकता इस मुद्दे के भीतर हमने लगभग 3 तत्वों को देखा है। सबसे पहले हमने उसमें देखा सार्थक शब्द, उसके बाद व्याकरणिकता या योग्यता उसको कहेंगे, और तीसरा हमने देखा है आकांक्षा। इन तीनों तत्वों का हमने विश्लेषण पिछले लेक्चर में देखा है। इसके आगे के जो आवश्यकताएं है, इसके आगे की आवश्यकताएं वाक्य से संबंधित हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 6 तत्व जो है वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में वाक्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब तक हमने 3 देखे हैं, आगे के 3 इस लेक्चर में देखेंगे। पहला था सार्थक शब्द, दूसरा व्याकरणिकता अथवा योग्यता, और तीसरा था आकांक्षा। आज चौथा जो तत्व है वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में आने वाला, वो है सन्निधि, आसक्ति या निकटता। सन्निधि, आसक्ति, निकटता, 3 पर्याय शब्द इसके लिए उपलब्ध है। सन्निधि अर्थात समीप रखना, आसक्ति और निकटता। इस तरह से ये चौथा जो तत्व है किस प्रकार वाक्य के निर्माण में काम करता है, उसका भी विश्लेषण हम थोड़ा सा देखेंगे। सन्निधि, आसक्ति का अर्थ है आसपास होना। वाक्य की आवश्यकता में पदों की यह निकटता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब वाक्य के लिए पदों का एक दूसरे के साथ समीप होना या उसके एक दूसरे के साथ निकट होना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन गाय और दूसरे दिन लाओ ऐसा कहे तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। पहले दिन वह व्यक्ति गाय कह रहा है और दूसरे दिन लाओ कह रहा है, तो गाय लाओ ये वाक्य जब तक एक दूसरे के समीप इन पदों को वहां पे बोला नहीं जाता तब तक वह वाक्य नहीं बनेगा। तो इसलिए वाक्य निर्माण में या वाक्य की आवश्यकता के तौर पर पदों का एक दूसरे के साथ समीप होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जाकर वहां पे वाक्य बनता है। वाक्य द्वारा उच्चारित पदों में सातत्य होना भी जरूरी है। सातत्य मतलब एक वाक्य में बोले गए शब्दों के बाद दूसरा शब्द जो है उससे संबंधित बोला जाना बहुत जरूरी होता है, तभी अर्थ जो है वहां पे खुलकर सामने आता है। अगर वहां पे ये सातत्यपूर्ण शब्द क्रम वहां पे नहीं है तो वहां पे वाक्य नहीं बन सकता। तो इसलिए वाक्य की आवश्यकता या वाक्य निर्माण में सन्निधि, आसक्ति या निकटता, ये तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला 5वां तत्व है अन्विति। अन्विति से संबंध है उन वाक्य में आए हुए पदों का एक दूसरे के साथ संबंध, परस्पर अन्वय। अन्विति अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से वचन, लिंग, कारक आदि के अनुसार पूर्ण होना आवश्यक है। मतलब वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से वो पद आने जरूरी है जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार वहां पे प्रयुक्त होते हो। कर्ता अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी वहां पे स्त्रीलिंग में आनी चाहिए। कर्ता अगर पुल्लिंग में है तो भी क्रिया वहां पे पुल्लिंग में आनी चाहिए, और उसी के अनुसार ही वहां पे कारक की व्यवस्था जो है बनी रहती है। तभी जाकर ये अन्वय के साथ या अन्विति के आधार पर वाक्य बनता है। उदाहरण के रूप में अगर हम कहेंगे, देखिए, राम जाता है, दूसरा उदाहरण है सीता जाती है। अब देखिए इन 2 वाक्यों में हुआ क्या है। राम जाता है एक तरफ कर्ता है और दूसरी तरफ क्रिया है। राम पुल्लिंग शब्द है और क्रिया भी वहां पे राम जाता है बोल के पुल्लिंग क्रिया वहां पे प्रस्तुत हुई है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में सीता स्त्रीलिंग शब्द है तो वहां पे क्रिया जो है स्त्रीलिंग रूप में वहां पे प्रस्तुत हुई है। तो हमें समझना क्या है कि व्याकरण की जो आवश्यकता है
कर्ता जिस लिंग के आधार पर वहां पे प्रस्तुत होता है उसके अनुसार ही क्रिया का रूप भी वहां पे परिवर्तित होना चाहिए। अब ये जो अन्वय है क्रिया का कर्ता के साथ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहां पे अगर सीता जाता है ऐसा अगर कहेंगे तो वह वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग शब्द है और जाता है पुल्लिंग क्रिया आ जाती है, तब उस समय अन्वय नहीं हो पाता, वह वाक्य नहीं बन पाता। इसलिए कर्ता के लिंग वचन के अनुसार वहां पे क्रिया का परिवर्तित होना व्याकरण का नियम है, तो ये अन्वय जो है उस वाक्य में होना जरूरी है। इसमें अनेक वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं, रहा है रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दो वाक्यों को हम देखेंगे, लड़का खेल रहा है एक वचन में प्रस्तुत हुआ है और लड़के खेल रहे हैं अनेक वचन या बहुवचन में प्रस्तुत हुआ है, तो वहां पे लड़का एक अकेला है इसलिए रहा क्रिया आई है, और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त होने के कारण वहां पे रहे क्रिया आई है। तो ये जो कुछ स्थितियां बनी है वचन के आधार पर, ये भी अन्वय की स्थिति वहां पे मानी जाती है, अन्विति उसको कहा जाता है। और ये अन्विति जब तक वाक्य में बनी नहीं रहती तब तक वह वाक्य नहीं बनता। अर्थात वाक्य निर्माण में अन्विति का होना बेहद आवश्यक है। इसमें अर्थात वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में वाक्य में आए हुए कर्ता कर्म क्रिया का एक दूसरे के साथ संबंध या परस्पर पूरकता जो है वाक्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, ये जो अन्विति दिखाई देती है, और इसमें अन्विति के अनुसार शब्द समूह भी वहां पे वाक्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो इस तरह से वाक्य की पांचवी आवश्यकता है अन्विति या अन्वय, जिसके आधार पर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद जो है एक दूसरे के साथ जो है परस्पर पूरकता के साथ भूमिका निभाते हैं, परिणामतः वहां पे उस वाक्य का अर्थ सामने आता है। तो ये पांचवी आवश्यकता है। छठी आवश्यकता है वाक्य निर्माण में पदक्रम। ये पदक्रम क्या है कि जिस प्रकार हमने सानिध्य या आसक्ति या निकटता में देखा कि तुरंत उसके समीप ही वो शब्द आना चाहिए, और पदक्रम भी लगभग वही स्थिति है कि वाक्य में प्रस्तुत होने वाले शब्दों के बाद एक विशिष्ट क्रम से वहां पे शब्दों का या पदों का होना जरूरी है, तभी जाकर वो वाक्य बनता है। पदक्रम वाक्य निर्माण की छठी आवश्यकता है। वाक्य में या वाक्य बनने के लिए पदक्रम का होना बहुत जरूरी है। विशिष्ट क्रम के साथ आए पद ही उचित अर्थ दे पाते हैं। मतलब वाक्य में विशिष्ट पदक्रम के साथ या क्रमबद्ध रूप में जो पद आते हैं वो आने के कारण ही वहां पे उस वाक्य का जो है विशिष्ट अर्थ वहां पे सामने आता है। अगर पदक्रम में विचलन है या पदक्रम वहां पे नहीं बना हुआ है तो वाक्य भी वहां पे नहीं बन सकता। उदाहरण के रूप में राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य निर्माण का जो सूत्र है कर्ता कर्म क्रिया, इस क्रम के अनुसार वहां पे पद सभी आए हैं और वाक्य बन रहा है। अगर वहां पे पुस्तक राम पढ़ता है ये भी अगर कुछ बात आ जाती है तो वाक्य रचना की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से ये उसमें पद आए हैं लेकिन पदक्रम की दृष्टि से वो वाक्य नहीं बन पा रहा है, या उसके संदर्भ में संदेह की स्थिति वहां पे निर्माण हो जाती है। तो ये सभी बातें जो है सार्थक शब्द, व्याकरणिकता या योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, आसक्ति या निकटता, अन्विति और अंतिम हमने देखा पदक्रम, ये सभी चीजें जो है वाक्य निर्माण के लिए बेहद जरूरी होती है और उसके आधार पर ही वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य की आवश्यकता के रूप में हमने इसको देखा है। तो राम, ये जो हम पदक्रम देख रहे थे उसको थोड़ा सा और मैं उदाहरण के तौर पर जो राम पुस्तक पढ़ता है इसको थोड़ा सा और अधिक विश्लेषित करता हूं। देखिए उदाहरण हमने देखा था पदक्रम में, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता के बाद कर्म आया है, कर्म के बाद क्रिया आई है और ये विशिष्ट क्रम में, विशिष्ट पदक्रम में आने के कारण एक निश्चित अर्थ की प्रतीति जो है वहां पे सामने आ रही है या वो निश्चित अर्थ वो वाक्य दे रहा है।
पदक्रम बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है, या अगर कर्म की जगह कर्ता लिखा जाए, कर्ता की जगह कर्म लिखा जाए, तो वह वैसा अगर प्रयोग करेंगे तो वहां पे उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो इसलिए आयोगात्मक भाषा में पदक्रम का होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और पदक्रम के साथ वहां पे प्रस्तुत हुए पद जो है वो विशिष्ट अर्थ दे जाते हैं, और ये पदक्रम की जो स्थिति है वाक्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था के अनुसार कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर ही वाक्य बनना जरूरी होता है, तभी जाकर वो उचित अर्थ जो है वहां पे सामने आता है। तो इस तरह से ये वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में या वाक्य की आवश्यकता के रूप में हमने लगभग 6 बातें देखी, जिसके आधार पर वाक्य बनते हैं, और वाक्य बनने के लिए वो सभी चीजों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। 1-2 बार इस लेक्चर को आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि वाक्य की आवश्यकता के रूप में ये मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। अब इस पर परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा बहुविकल्पी होती है तो वहां पे पर्याय दिए जाएंगे 4, और 4 पर्याय में कोई तो ऐसा एक गलत पर्याय दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वाक्य निर्माण या वाक्य की आवश्यकता डैश डैश नहीं है। तब इन 6 मुद्दों को या 6 तत्वों को आपको ध्यान में रखना है। सार्थक शब्द, व्याकरणिकता / योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है सन्निधि आसक्ति या निकटता, 5वां है अन्विति, और 6ठा है पदक्रम। इसके अलावा अगर कोई दूसरा शब्द वहां पे आ जाता है तो वह शब्द उसका पर्याय वहां पे हो जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर सन्निधि को ही डैश डैश कहते हैं, निकटता कहते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। उसके अलावा अर्थ के सहित प्रस्तुत होने वाले शब्दों को डैश डैश कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। तो ये बातें जो है इन मुद्दों के आधार पर वहां पे प्रश्न के रूप में भी हमें समझनी है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप अगर उसको अपने ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। तो पदक्रम के ऊपर भी वहां पे कोई बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है। वाक्य निर्माण में कर्ता डैश डैश क्रिया का होना जरूरी है, कर्ता कर्म क्रिया का होना जरूरी है। वहां पे कर्म उत्तर के रूप में आ सकता है, या वहां पे रिक्त स्थान कहाँ पे दिया है उसके आधार पर वो उत्तर की स्थिति वहां पे बन जाती है। तो इस तरह से हमने आज जो है हमारे पाठ्यक्रम में वाक्य विज्ञान के अंतर्गत लगाया हुआ वाक्य की आवश्यकताएं, इस मुद्दे को आज देखा है। अगले लेक्चर में हम पाठ्यक्रम के अगले मुद्दे को देखेंगे और उसके आधार पर इस पूरे इकाई को, इस पूरे पाठ को जो है समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये वाक्य विज्ञान पद विज्ञान के जैसा ही आसान टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ये आसानी से आपके दिमाग में रह सकता है। परीक्षा की दृष्टि से भी मैंने कुछ बातें इसमें कह दी है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और आने वाली परीक्षा के लिए 6ठे सत्र की जो परीक्षा होगी आपकी, वहाँ पे पूर्ण तैयारी के साथ उसको देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपकी ऑफलाइन परीक्षा शायद मुमकिन नहीं है, आपको ऑनलाइन ही परीक्षा देनी है। तो ऑनलाइन परीक्षा देते समय ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें आसान लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वहाँ पे हमारी असावधानी के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी गलती के कारण जो है बहुत सारे वहाँ पे हमारी गलतियाँ वहाँ पे हो जाती है, और परिणामतः हमारे हाथ के अंक जो है वहाँ पे चले जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, तो ये सिली मिस्टेक जो है मत होने दीजिए। तो पद विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो ये मुद्दा चल रहा था, ये वाक्य की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें इतना काफ़ी है। आप अपनी ओर से भी इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबों में ये मुद्दा दिया है, और मैंने जितना हो सके आसान शब्दों में इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप अपनी ओर से भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
अगले लेक्चर में मैं अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।